हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मीट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी आपके आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम केवीएस पीआरटी के लिए हिंदी की रिमझिम की जो क्लास 1 to 5th है उनकी चैप्टर्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 1 की सारी चैप्टर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 3rd के भी हम सारे चैप्टर्स को हिंदी के डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे रिमझिम टॉपिक की क्लास 2 के जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी। तो क्लास 2 के चैप्टर्स की आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारा जो सेशन है वो वीडियो से ज़्यादा ऑडियो में आपको ये दिखेगा, बिकॉज अब टाइम कम है। तो जो कंटेंट है उसकी समरी मैं आपको बोलकर बताऊंगी। जो भी चैप्टर होगा वो मैं सामने लिख दूंगी और उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो आप ईयरफोन या अपने जो भी आपके हेडफोन्स हैं उनको लेकर बैठें और ध्यान से एक एक शब्द को सुने जो मैं बोल रही हूँ। आई होप आपको जो समरीज हैं सारे चैप्टर्स की वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कुछ देखना भी नहीं चाहिए। एग्जाम बहुत पास है, अगर आने वाले दिन में आपका एग्जाम है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बेटर है कि आप समरी को सुन ले, जिससे आपको हर चैप्टर का एक आइडिया हो जाए कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बताया गया है। और आई एम डैम श्योर कि वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो सारे चैप्टर्स आपको जो समरीज हैं सारे चैप्टर्स की वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगी। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और अब आज का वीडियो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्लास 2 की जो है हम हिंदी यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं रिमझिम टॉपिक से। ठीक है, क्लास 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा ऊंट चला। ध्यान से सुनना एक एक शब्द, क्योंकि छोटी सी समरी है, इसी में से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और किसने क्या बोला, क्या कहा, क्या क्या जो कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में वो सब आपको ध्यान से सुनने हैं। ऊंट चला, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इस कविता में बेसिकली क्या है। इस कविता में कवि ने एक ऊंट के क्रियाकलापों का वर्णन किया है। ऊंट कैसे काम करता है, तो कवि कहता है कि ऊंचा ऊंट हिलता डुलता चलता है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ उठाए ऊंट चल रहा है। ऊंट बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है, यानी कि रेत में भी चल सकता है। और कवि कहते हैं कि जब ऊंट थक कर बैठेगा तो यह किस करवट बैठेगा ये किसी को मालूम नहीं है। इतना ही था इस चैप्टर के बारे में, क्लियर होगा आपको। तो अब सेकंड चैप्टर पर चलते हैं और उसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। भालू ने खेली फुटबॉल। ऊंट चला, ऊंट की तो क्रियाविधि जो थी सबको क्लियर होगी अच्छे से कि ऊंट ऊंचा होता है, पीठ ऊंची होती है, इस तरह से वो चलता है बोझ लेकर। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर पर आ जाते हैं जिसका नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। इसमें क्या, सर्दियों का मौसम था, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। एक शेर का बच्चा गोल मटोल बनकर जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। शेर का बच्चा कहाँ सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। तभी एक भालू सैर करता हुआ जामुन के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वहां उसने जामुन के पेड़ के नीचे शेर के बच्चे को पड़ा हुआ देखा। उसने शेर के बच्चे को समझा कि ये फुटबॉल है। भालू ने शेर के बच्चे को समझा कि ये फुटबॉल है। उसने जोर से अपने पैरों से उसे उछाल दिया। घबराया शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने पेड़ की एक डाल पकड़ ली, परंतु डाल टूट गई। भालू को मामला समझ में आ गया। उसने दौड़कर फुर्ती से शेर के बच्चे को पकड़ लिया, किंतु ये क्या, शेर का बच्चा भालू को फिर से उछालने के लिए कह रहा था। इस प्रकार से भालू ने शेर के बच्चे को एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार पैरों से मारकर उछाला। शेर के बच्चे को उछलने में मजा आ रहा था, किंतु भालू थक कर परेशान हो गया। 12वीं बार शेर के बच्चे को उछाल कर भालू अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। इस बार शेर का बच्चा धड़ाम से जमीन पर आ गया और पेड़ की डाल भी टूट गई। पेड़ की टूटी डाली देखकर माली शेर के बच्चे पर बरस पड़ा और उससे हर्जाने की मांग करने लगा। शेर के बच्चे ने माली से कहा कि ठीक हो जाने पर मैं तुम्हें हर्जाना दे दूंगा। माली ने कहा कि ठीक है, मैं अभी आता हूं। माली के वहां से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-11 हो गया और वहां से भाग गया। तो ये कहानी थी भालू ने खेली फुटबॉल। तो भालू ने किसके साथ फुटबॉल खेली, किस चीज को फुटबॉल समझा? शेर के बच्चे को। याद रखेंगे। चलिए थर्ड चैप्टर पर चलते हैं जिसका नाम है म्याऊ म्याऊ। थर्ड चैप्टर का नाम है म्याऊ म्याऊ।
तो म्याऊं म्याऊं इस कविता का शीर्षक है। इसमें कवि ने एक छोटी बच्ची के मन में एक चूहिया के प्रति उपजे डर का वर्णन किया है। एक चूहिया ने एक सोई हुई बच्ची की नाक की नोक पर चूटी काट ली। लड़की बिलक बिलक कर रोने लगी। उसने चूहिया को देखकर डर के मारे क्या किया, वो कांपने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने चूहिया को डराने की एक तरकीब सूझी उसको। वो चूहिया को डराने के लिए बिल्ली की आवाज निकालने लगी। क्या? म्याऊं म्याऊं। तो ये थी सिंपल सी कहानी। छोटी सी बच्ची के जो है को परेशान कर रही थी चूहिया, तो उसने उसको डराने के लिए बिल्ली की आवाज म्याऊं म्याऊं निकाली। ये था थर्ड चैप्टर में। फोर्थ पर आ जाते हैं, जिसका नाम है अधिक बलवान कौन। एटलीस्ट आपको कैरेक्टर्स का तो पता चल जाएगा ना कि इसमें कौन था। तो अधिक बलवान कौन। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ी। अब ये इंपॉर्टेंट है। अधिक बलवान कौन, किसके बीच की बात हो रही है? हवा की और सूरज की। जी हाँ, हवा और सूरज की बात हो रही है। हवा ने सूरज से कहा मैं तुमसे अधिक बलवान हूं। सूरज ने हवा से कहा मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, मैं इस आदमी का कोट उतरवा सकती हूँ। जो इसका कोट उतरवा देगा वो ज्यादा बलवान है। हवा ने बोला। एक आदमी जा रहा था। तो सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। आदमी की टोपी उड़ गई। कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर से लपेटे रखा। जल्दी जल्दी कोट के बटन को बंद करने लगा। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा और उस कोट उसके शरीर पर ही रहा। आदमी नीचे गिर गया। हवा थक चुकी थी। अब बात आती है सूरज की। सूरज ने कहा अब मेरी ताकत देखो। सूरज तपने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ने लगी। आदमी ने कोट उतार दिया, उसे हाथ में ले लिया। सूरज अब कहता है कि देखो मेरी ताकत, मैंने इसका कोट उतरवा दिया। तो हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मैं तुम्हें मान गई। तो ये थोड़ी बात थी सूरज की और हवा के बारे में। चैप्टर का नाम था अधिक बलवान कौन। देखिए गाइस, इतने कम समय में मुझे यही बेस्ट आइडिया लगा कि मैं चैप्टर वाइज आपको बोलकर यहाँ पर जो समरी है चैप्टर्स की वो बताऊं। आप बताना इस तरह सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके वीडियो देखने के बाद। फिफ्थ चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है दोस्त की मदद। दोस्त की मदद। किसी तालाब में कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हुई कछुए की लोमड़ी के साथ। एक दिन दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। अचानक एक तेंदुआ वहां आया। ठीक है, दोनों वहां से जान बचाकर भागने लगे। लोमड़ी तो सरपट दौड़ती हुई अपने स्थान पर पहुंच गई, लेकिन धीमी चाल के कारण कछुआ तालाब तक नहीं पहुंच पाया। तेंदुए ने छलांग लगाकर कछुए को पकड़ लिया। तेंदुए ने अपने दांतों नाखूनों से उसे खाना चाहा, लेकिन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि कछुए की खाल होती है बहुत मोटी। उसका जो कवर होता है, खोल, उसके सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। लोमड़ी अपनी मान से सब देख रही थी। उसने कछुए को बचाने की एक तरकीब सोची। उसने तेंदुए से कहा तेंदुआ जी, कछुए की खोल को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे पानी में फेंक दो। पानी में इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहे तो आजमा कर देख लो। तेंदुए ने लोमड़ी की बात मानकर कछुए को पानी में फेंक दिया और उसकी जान बच गई, क्योंकि वो पानी में पहुंच चुका था। सिंपल सी बात है, दोस्त की मदद। कछुआ और लोमड़ी की कहानी है, तेंदुए से ये बचते हैं। सिक्स्थ चैप्टर की बात कर लें, बहुत हुआ। सिक्स्थ चैप्टर का नाम है बहुत हुआ। इस कविता में कवि ने वर्षा के कारण बच्चों को होने वाली बच्चों के माध्यम से कवि कहते हैं कि हे बादल भैया, अब पानी बरसाना बंद करो, कारण घर के चूने से हम सबको नानी याद आ गई है। हम कहाँ जाएं, कहाँ खेलें, चारों तरफ कीचड़ हो चुका है, पानी भरा हुआ है। घर में फंसकर हमारी स्थिति पिंजरे में बंद तोते की तरह हो गई है। बहुत हुआ, अब बारिश बंद करो। बच्चे सूरज दादा से प्रार्थना करने लगे जिससे जल्दी से बादल छट जाए, धूप निकल जाए। ठीक है, सब अपने दोस्तों से कहते हैं कि सब मिलकर सड़कों से पानी हटने की दुआ करें, जल्दी से बारिश कम हो और धूप निकले। तो ये बहुत हुआ, ये बादल यानी कि बारिश के बारे में है कि भाई बहुत हुआ, अब बस करो। अब चलते हैं चैप्टर 7 पर।
तो चैप्टर 7 का क्या नाम है? सेवन का नाम है मेरी किताब। मेरी किताब। इसमें माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। माँ ने वीरू को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मौसी प्यार से वीरू को अंदर ले गई। बैठक में जाते ही वीरू अचरज से ठिठक गई। बैठक में नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थीं। वीरू इन किताबों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखती रही। बाद में साहस करके वीरू ने मौसी से पूछा, क्या आपके पास बच्चों के लिए भी किताबें हैं? तो मौसी ने वीरू को बहुत सारी किताबें दिखाई और कहा कि जिस तरह की किताबें तुम्हें पसंद हैं तुम ले सकती हो। वीरू ने अपनी मौसी से कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कौन सी किताब पसंद है, सब। गौशी ने वीक को एक किताब मौसी ने जो था उसको एक किताब पकड़ाई और उसे पढ़ने के लिए कहा। वीरू इतनी मोटी किताब देखकर घबरा गई। ठीक है, मौसी ने उसे एक दूसरी किताब दी। इस पर वीरू बोली, ये बहुत बड़ी है, मेरे बस्ते में नहीं आएगी। तब मौसी ने वीरू को एक तीसरी किताब दिखाई और पूछा, इसके बारे में क्या ख्याल है? वीरू ने किताब देखते हुए कहा कि ये किताब बहुत पतली है और इसमें पढ़ने के लिए भी बहुत कम है, इसकी तस्वीरें भी छोटी छोटी हैं। तब तंग आकर मौसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। वीरू ने आश्चर्य से पूछा, फुट्टा क्यों? मौसी ने हंसकर कहा कि तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए उसे नाप कर ले लेना। मौसी का जवाब सुनकर वीरू ने माँ के भेजे हुए कागज़ को मेज पर रखा और वहाँ से चली गई। तो ये मेरी किताब के बारे में है। ठीक है, वीरू अपनी मौसी के पास जाती है और अलग तरह की बुक्स वहाँ पर देखती है। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 8, और इसका नाम है तितली और कली। चैप्टर 8 का क्या नाम है? तितली और कली। तितली और कली जो कविता है, इसमें कवित्री कहती है कि पौधे की हरी डाल पर एक नन्ही सुंदर सी कली लगी हुई थी पौधे पर। ठीक है, एक तितली ने उस कली के पास आकर कहा कि तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, अब तुम जागो, अपनी आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। तितली ने कली से कहा, अपनी सुगंध गली गली में फैलाओ। खेलने की बात सुनकर कली छिटक कर खिल उठी और कली को खिलता देख तितली उसे छूने के लिए चल पड़ी। तो तितली की और कली की कहानी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 पर चलते हैं, जिसका नाम है बुलबुल। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दें, अगर अच्छी लग रही है तो। चैप्टर 9 में क्या कहता है, यहाँ पर बात की गई है बुलबुल चिड़िया के बारे में। इसमें बताया गया है कि बुलबुल की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसकी पूंछ के नीचे, सुनो, बुलबुल की पहचान कैसे करोगे? जो चिड़िया काफ़ी तेज़ आवाज़ में बोलती है और उसकी पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, तो समझना कि वो बुलबुल है। बहुत तेज़ बोलती है, पूंछ की नीचे वाली जगह लाल है। बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफ़ेद है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला है। बुलबुल तेज़ आवाज़ में बोलती है, उसे मनुष्य से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। किसी किसी बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी भी होती है, उसे सपाही बुलबुल कहते हैं। बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। कहाँ पर? पीपल या बरगद के पेड़ पर। और सब्जी और फल भी खाती है। वह अमरूद या मटर के खेत पर हमला भी करती है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। बुलबुल अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे छोटे पौधों की पतली जड़ों से बनाती है। उसका घोंसला एक सुंदर कटोरे के जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। इसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। इन अंडों को ध्यान से देखने पर कुछ लाल, कुछ भूरे और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देती हैं। ठीक है, हल्के गुलाबी होते हैं अंडे, ध्यान से देखेंगे तो कुछ लाल, कुछ भूरे तरह के दिखाई देते हैं। तो ये बुलबुल के बारे में काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी गई है कि बुलबुल कैसी होती है, उसकी क्या पहचान होती है। अब अगले चैप्टर पर हम चलते हैं, जिसका नाम है मीठी सारंगी। चैप्टर 10 है मीठी सारंगी। इसमें क्या है चैप्टर में? चैप्टर 10 मीठी सारंगी। तो एक गांव में एक सारंगी वाला आया।
वो सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। एक रात जब उसने अपनी सारंगी बजानी शुरू की तो गांव वाले इकट्ठा हो गए, सभी सारंगी वाले की प्रशंसा करने लगे, तारीफ करने लगे। गांव वाले कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है, अब कितना आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। पास ही भोला नामक एक व्यक्ति बैठा हुआ था। कौन? भोला। वो सोचने लगा कि यदि सारंगी मीठी है तो उसका मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ। लोग कहते हैं ना कि वाह बहुत मीठी आप जो है ये बजा रहे हैं सारंगी। तो वो बोला, जो व्यक्ति था भोला नाम का, कि मीठी है तो मुंह मीठा क्यों नहीं हुआ, सारे गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो सारंगी वाले के पास बैठ गया ताकि उसका मुंह मीठा हो सके। रात के 3-4 बजे सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया। गांव वाले पुनः मीठी सारंगी की प्रशंसा करने लगे। उनकी बात सुनकर भोला ने सोचा सारे गांव वाले झूठ नहीं बोल सकते। रात में गांव वाले सो गए और सारंगी वाला भी अपनी सारंगी को सिरहाने रखकर सो गया। तब भोला चुपके से उठा, उसने सारंगी उठा ली और उसे चुपके से चाटने लगा, पर उसे कुछ भी मिठास नहीं मिली। फिर उसने सारंगी के छेद को मुंह के पास ले जाकर उसे उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। वह गांव वालों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुंझुलाया और सारंगी को गांव के बाहर ले जाकर उसने फेंक दिया। सवेरा होने पर जब सब लोगों ने सारंगी को अपने स्थान पर नहीं पाया तो बड़े ही दुखी हुए। लोग कहने लगे कि बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। गांव वालों की बात सुनकर भोला बिफक पड़ा और बोला, खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, लेकिन उसमें ज़रा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठ मूठ ही बाबाजी की तारीफ कर रहे थे। लोगों ने पूछा कि सारंगी कहाँ है, तो उसने कहा कि गांव के बाहर पड़ी है। गांव वाले ने भोला की बेवकूफ़ी पर बहुत सिर पीटा। तो ये कहानी थी मीठी सारंगी की। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं, 11 चैप्टर, जिसका नाम है टेसू राजा। टेसू राजा बीच बाजार। इसका क्या नाम है? टेसू राजा बीच बाजार। 11 चैप्टर है, ठीक है। टेसू राजा बीच बाजार। अब इसमें इस कविता में टेसू राजा बाजार में अनार ले रहे हैं। टेसू राजा बाजार में क्या ले रहे हैं? अनार ले रहे हैं। वे प्रश्न करते हैं कि अनार में कितने दाने हैं, तो उन्हें उत्तर मिलता है कि जितने कंबल में खाने हैं। सुनना, अनार में कितने दाने हैं, तो जवाब मिला जितने कंबल में खाने हैं। अब तब कंबल में कितने खाने हैं, इसको भला भेड़ क्यों बताने लगी? एक झुंड में उतनी ही भेड़ें होती हैं जितने कि एक पेड़ पर पत्ते। अब टेसू राजा प्रश्न करते हैं कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं, तो इसका उत्तर उन्हें मिलता है कि जितनी गोपी के घर कपड़े। अब गोपी के घर उतने ही कपड़े जितने कलकत्ते में कुत्ते हैं। निष्कर्ष निकलता है कि कुल 20,23,000 दाने वाला एक अनार है। टेसू राजा कहते हैं कि मुझे भी 4 अनार दे दो। तो कुछ इस तरह से टेसू राजा बीच बाजार की कहानी है, अनार पर बेस्ड, ठीक है। चलिए अब 12th चैप्टर पर चलते हैं, जिसका नाम है बस के नीचे बाग। 12th चैप्टर का नाम क्या है? बस के नीचे बाग, ठीक है। अब इस कहानी को पढ़ लेते हैं। इस कहानी में क्या है कि बस के नीचे बाघ किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था। खेलते खेलते वो जंगल के पास वाले मतलब जंगल में एक बाघ, छोटा बाघ था, वो खेल रहा था। खेलते खेलते जंगल के पास वाली सड़क पे वो निकल गया। वहाँ पर एक खड़ी थी बस। बस का दरवाज़ा भी खुला था। बाघ अपने पंजे को सीढ़ी पर रखकर बस के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि बस के भीतर आगे की तरफ से घर घर की आवाज़ आ रही है और उसके पास एक आदमी बैठा है। बाघ ने देखा कि इस आदमी के सामने एक दीवार में से बाहर की हर चीज़ साफ दिखाई दे रही है। बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। आगे वाली सीट पर छोटी लड़कियां बैठी थी। बाघ को लगा कि लोग उससे डर रहे हैं और उसे भगाना चाहते हैं। वो कूद गया। बाकी लोग भी बस तभी सामने की सीट पर बैठा आदमी दरवाज़ा खोलकर बाहर कूद गया। बाकी लोग भी बस के पीछे वाले दरवाजे से भागने लगे। लोगों को भागता देखकर वो और घबरा गया और बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर वो छिप गया। किंतु वहाँ उसे अच्छा नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वह बाहर निकला और बस के सामने वाली सीट पर बैठकर बाहर देखने लगा। सामने से काफ़ी लोगों से भरी बस आ रही थी। बाघ सोचने लगा कि आखिर उसे देखकर लोग क्यों भाग गए। तो सिंपल सी कहानी है, बस के नीचे बाघ चला जाता है, जंगल में घूम रहा था, सड़क पर चला जाता है और बस में लोगों को देखने लगता है। लोग देखकर उसको डर जाते हैं और भागने लगते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 13 है, जिसका नाम है सूरज जल्दी आना जी।
सूरज जल्दी आना जी। 13 चैप्टर है, नाम है सूरज जल्दी आना जी। तो इसमें कविता में बच्चे सूरज से जल्दी निकलने का आग्रह कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि चारों तरफ कोहरा फैला हुआ है, आर पार कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, कैसे कोई किसी के घर टिकता है भला। बच्चे सूरज के सच सच बताने के लिए कह रहे हैं कि कल की बारिश में जो कपड़े भीग गए थे वो अब तक गीले हैं, दीवार और दरवाजे सब के सब सील गए हैं। बच्चे सूरज से कह रहे हैं कि बहाना छोड़ो, जल्दी आ जाओ। तो सूरज जल्दी आ जाओ सिंपल है, कोहरा छाया हुआ है और बच्चे कह रहे हैं सूरज जल्दी आना जी। 14 चैप्टर पर चलते हैं, ठीक है। इसके बाद 14 के बाद 15, दो ही चैप्टर इसमें बचे हैं, 14 और 15। तो जो 14 चैप्टर है वो है कहानी एक नटखट चूहे की। 14 चैप्टर का नाम है नटखट चूहा। 14 चैप्टर का नाम है नटखट चूहा। फटाफट से समझते हैं इसमें क्या है। तो एक बहुत ही नटखट शरारती चालाक चूहा था, वो हमेशा कुछ ना कुछ शरारत करता रहता था। एक दिन उसने सोचा बारिश के कारण बिल में रहते बहुत दिन हो गए हैं, आज मैं शहर जाऊंगा। ये सोचकर नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे कपड़े की दुकान दिखाई पड़ी, वो चुपचाप दुकान के अंदर गया। उसने दुकानदार ने जब चूहे को देखा, उसने चूहे से पूछा कि वह उसकी दुकान में क्या कर रहा है। चूहे दुकानदार को बताया वह अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदना चाहता है। दुकानदार ने कहा कि वह चूहे को कुछ भी नहीं बेचता है। इस पे चूहा क्रोधित हो उठा और एक गीत गाने लगा, रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। क्या बोला चूहे ने? रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कपड़े कुतरूंगा। अब ये सुनकर दुकानदार डर गया। उसने चूहे को रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा दे दिया। कपड़े का टुकड़ा लेकर चूहा दर्जी की दुकान पर जा पहुंचा। चूहे ने दर्जी को रेशम कपड़ा दिया और एक अच्छी टोपी सिलने को बोला। दर्जी ने चूहे को डांटा और कहा कि इसके लिए उसके पास समय नहीं है। इस पर चूहा गुस्से में फिर वही गीत गाने लगा। दर्जी घबरा गया, उसने उसके लिए तुरंत सुंदर सी टोपी तैयार कर दी। अब उसने टोपी पहन ली और आईने में अपना चेहरा देखा और ये टोपी एकदम सादी उसको लगी। मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा, उसने सोचा। तो चूहा कूदता फांदता छोटी सी दुकान में गया जहाँ सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। चूहे ने दुकानदार से कहा कि मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। इस पर दुकानदार ने कहा कि यहाँ से भागो, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। तो चूहे ने गुस्से में फिर उससे ये कहा कि रातों रात मैं आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। चूहे ने पहले कपड़ा लिया, फिर वो टेलर के पास गया और अब वो सितारे खरीदने गया। अब इस धमकी से दुकानदार डर गया, उसने उसको सितारे भी दे दिए। अब टोपी तैयार हो गई तो चूहे ने टोपी पहनकर खुद को आईने के सामने निहारा। उसने सोचा मैं किसी राजा से कम नहीं लग रहा हूँ, चल कर अपनी चमकीली टोपी राजा को दिखाता हूँ। चूहा राजा के पास जा पहुंचा। उसने राजा से पूछा कि वह कैसा लग रहा है। तो इस पर राजा ने उत्तर दिया, वाह तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। इस पर चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो सिंहासन से, यहाँ मैं बैठूंगा। ये सुनकर राजा चूहे पर हंसने लगा। उसे चूहे से भाग जाने को कहा, ठीक है। उसने कहा कि सिंहासन चूहे के लिए नहीं है, केवल राजा ही इस पर बैठ सकता है। इस पर चूहे ने कहा, रातों रात आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा और तेरे कान कुतरूंगा। ये सुनकर राजा डरने लगा। उसने सोचा चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगी। डर के मारे चूहे को सिंहासन उसने दे दिया। चूहा काफ़ी देर तक सिंहासन पर बैठा रहा, फिर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ा। उसने अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई और ये कहानी सुनाई। तो ये कहानी थी नटखट चूहे की। अब आ जाते हैं क्लास 2 के आखिरी चैप्टर पर, जिसका नाम है इक्की दोक्की। इक्की दोक्की। तो इक्की दोक्की में क्या है, तो यहाँ पर होता है एक केस वाली और दोन केस वाली नाम की दो बहनें थी। दोनों अपनी अम्मा और पापा के साथ एक छोटे घर में रहती थी। एक केस वाली के एक ही बाल था, इसलिए सब उसे इक्की कहकर बुलाते थे। दोनों केस वाली के दो बाल थे, इसलिए सब उसे दोक्की कहकर बुलाते थे। एक की एक बाल और दोक्की के दो बाल। दोन केस वाली बड़ी घमंडी थी। अम्मा दोन केस वाली को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की समझती थी, किंतु बाबा को इन चीज़ों के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं थी। तो दोकी ने हमेशा अपनी बहन पर रोब जमाया करती थी। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वो घने जंगल के बीच में जा पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उससे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो।
एक ही ने चारों तरफ घूमकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर उसने देखा कि एक सूखी हुई मुरझाई मेहंदी की एक झाड़ी के पत्ते फरफरा रहे थे, पास ही पानी की धारा बह रही थी। एक ही ने चुल्लू में पानी भरकर कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। मेहंदी की झाड़ी ने एक ही को धन्यवाद दिया और कहा कि इस मदद को मैं हमेशा याद रखूंगी। अब एक ही आगे बढ़ी तो उसने सन्नाटे में एक आवाज़ सुनी, मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो। एक ही ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई है। एक ही ने घास फूस इकट्ठा करके गाय को खिलाया। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को भी खोल दिया। गाय ने भी एक ही को धन्यवाद दिया, कहा कि उसकी मदद को हमेशा याद रखेगी। एक ही और आगे बढ़ती है। वो चलते चलते बहुत थक गई, तब उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एक ही दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज़ लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाज़ा खोला, बोली, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी, अंदर आ जाओ। एक ही को झोपड़ी में आकर बहुत अच्छा लगा। तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है, पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एक ही ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर जैसे ही एक ही ने अपने सिर से तौलिया हटाया, उसके सिर पर एक नहीं बहुत सारे बाल थे। एक ही की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद दिया। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एक की सरपट अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने पेड़ों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एक ही ने जब सारी कहानी सुनाई तो दो की कहानी सुनते सीधे जंगल की तरफ भागी। भागती हुई दो की को ना तो प्यासी झाड़ी मिली, ना भूखी गाय, और वो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया, मेरे नहाने के लिए पानी तैयार करो। उन्होंने बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारी राह देख रही थी, पानी तैयार है, नहा लो। बूढ़ी अम्मा ने दोकी से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोकी ने तौलिया सिर से हटाया, उसकी चीख निकल गई। उसके बचे दो बाल भी झड़ चुके थे। रोते रोते दोकी घर की तरफ चलने लगी और रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी से उसे कांटे चुभे। दोकी को सबक मिल चुका था। इसके बाद एक की दोकी अपने अम्मा बाबा के साथ साथ खुशी खुशी रहने लगी। यानी कि घमंड उसका क्या हो गया, चूर हो गया, और जो अच्छा था उसको अच्छे का परिणाम मिला, और जो अच्छा नहीं था, जो गलत जिसकी सोच थी, उसको वो परिणाम मिला। तो ये चैप्टर 15 चैप्टर्स क्लास 2 के भी फिनिश हो चुके हैं रिमझिम के। तो अब अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल आपको बताऊँ तो क्लास 1 और क्लास 2 यहाँ पर कंप्लीट होती हैं, और क्लास 3 में पहले करा चुकी हूँ। तो 1, 2, 3 तीनों क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा, वीडियो आपने शेयर की ज़्यादा लोगों तक, तो क्लास 4 की भी वीडियो आपको जल्द देखने को मिल जाएगी। पर आपको उसके लिए वीडियो को शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये आप ही के बेनिफिट के लिए है। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो आने वाली शिफ्ट्स में है तो आपके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जाने से पहले इस वीडियो को आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, आपने शेयर करना है अपने सारे ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, और जो उसका नेक्स्ट पार्ट है क्लास 4 और 5 के लिए, उसको भी हम आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आ जाएँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, अगर आपके कोई डाउट्स हैं वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।